Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Education World. Welcome to your class of Indian Economy. मुझे लगता है कि आप सबने पिछले 6 डेज का हमने जो किया है 2020 एमसीक्यूज आपने वो देख लिए होंगे. हम डेली 20 एमसीक्यूज कर रहे हैं. तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो. डेली हम लोग रात को 10 बजे इंडियन इकोनॉमी के 20 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो हमारे डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस में या आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस में कवर किए जाते हैं. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स. एक्सपोर्टर्स को गारंटी प्रोवाइड करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे पास एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि ईसीजीसी, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री. तो राइट आंसर आपको पता है, एक्सप्लेनेशन देख के ही पता लग रहा होगा कि ईसीजीसी इज द राइट आंसर. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज ईसीजीसी. ईसीजीसी जो है इसमें एक चेयरमैन रहता है, 13 डायरेक्टर्स रहते हैं. ठीक है, ये आपने याद रखना है. ईसीजीसी एक चेयरमैन रहता है, 13 डायरेक्टर्स रहते हैं. ये बना कब था ये मैं आपको बता देती हूँ. जुलाई में 1957 में इसको सेटअप किया गया था. उस टाइम पे इसका नाम था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. दैट टाइम उसका नाम था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. अब इसका नाम ईसीजीसी है, जिसका फुल फॉर्म आपने नोट कर ही लिया होगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई में है. रीजनल ऑफिसर्स मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर में है. ऑथोराइज कैपिटल इसके 1000 करोड़ है. 50 एक्सपोर्ट सेंटर्स इसके अंडर आते हैं जहां पे ब्रांच ऑफिसर्स हैं. और IRDA, व्हाट इज IRDA? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में आया था. 2000 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था कि मतलब ये पावर में आ गया था. पिछले लेक्चर्स में हमने IRDA को डिस्कस करा है. तो ईसीजीसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये वो बॉडी है जो एक्सपोर्टर्स को गारंटी प्रोवाइड करती है. किस चीज के लिए? इसका फुल फॉर्म आता होना चाहिए. हेडक्वार्टर्स कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र. 4 इसके रीजनल ऑफिसर्स है. ब्रांच ऑफिसर्स 50 एक्सपोर्ट सेंटर्स में है और 13 डायरेक्टर्स होते हैं. और जुलाई 1957 में इसको सेटअप करा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नीलेकानी पैनल सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन द कैश ट्रांसफर स्कीम. सबसे पहली बात ये कैश ट्रांसफर स्कीम है क्या? ठीक है, कैश ट्रांसफर स्कीम के बारे में जो रिकमेंडेशन आई थी ना वो आई थी नीलेकानी पैनल की तरफ से. इनका कहना ये था कि इनका सबसे बड़ा काम जो हुआ है ना वो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पे इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं. डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में, जिसमें इनका कहना ये था कि जितनी भी पेमेंट्स हैं, जैसे एलपीजी है, एलपीजी का सब्सिडी जो आपके पास आता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है. दैट इज कैश ट्रांसफर फीस. अब गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया था ना इस रजाइन को, मतलब ये जो रिफॉर्म किया था, ये किस तरह से किया था? फेज 1 में किया गया था. तीनों कमोडिटीज हैं, एलपीजी, फर्टिलाइजर, कैरोसिन. तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी बनता है. ये नीलेकानी सर का फोटोग्राफ है जिन्होंने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के ऊपर वर्क किया था. और अपनी रिकमेंडेशन में उनका कहना ये था, कंजम्पशन ऑफ सब्सिडाइज सिलेंडर्स, आपको पता है एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है. इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी अप टू द रिटेलर लेवल, फर्टिलाइजर्स पे रहे. एंड कैश ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाए, डायरेक्ट जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में. फेज 2 में इन्होंने लिखा हुआ था, कंज्यूमर्स बाय एलपीजी एट द मार्केट प्राइस, और जो सब्सिडी है वो उनके अकाउंट में आएगी. डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात की थी, डीबीडी की बात की थी. जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको डायरेक्ट जो है, जैसे मतलब आप जो मार्केट प्राइस चल रहा है एलपीजी का, आप उसी पे परचेज करोगे, उसका जो सब्सिडाइज्ड अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा. फेज 3 में था, आइडेंटिफाई एंड टारगेट द सेगमेंटेड कस्टमर्स ऑफ द सब्सिडी एंड द फार्मर्स बाय द फर्टिलाइजर्स एट द मार्केट प्राइस विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू देयर बैंक अकाउंट्स. तो 3 फेजेस में इस कैश ट्रांसफर स्कीम को जो है वो अप्लाई किया गया. इसमें कौन से आइटम्स को जो है कवर किया गया था? दैट इज एलपीजी, फर्टिलाइजर्स एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इज ट्रू स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फॉर इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ITDC. इसका तो नाम सुना ही होगा. इनक्रेडिबल इंडिया के हम बहुत सारी एड्स जो है वो टेलीविजन पे देखते हैं. वैसे भी आपको, आप फोन चलाते हो या इंटरनेट है, सब जगह इनक्रेडिबल इंडिया की एड आती है. ITDC हमारा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए कौन सा कथन सच है? अब देखो, ITDC जो है ना पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है. अशोका होटल्स को इसके लिए
चार्ज मिला हुआ है। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1966, वेरी ट्रू। एंड इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मैनेजेस the hotels and restaurants at the various parts of the country. Very right, total 17 है इस टाइम पे। and all of these इसका right answer है। 1966 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 3 टूरिज्म बॉडीज को मर्ज किया जाएगा। इन तीनों टूरिज्म बॉडीज के मैं आपको नाम बताने लगी हूँ, नोट कर लेना, पता होना चाहिए। ये जो 3 टूरिज्म बॉडीज थी, पहली थी होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरी है इंडिया टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड द थर्ड वन इज इंडिया टूरिज्म ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये तीनों को मर्ज करके 1966 में एक संस्था बनाई गई, दैट वाज आईटीडीसी। और अभी तक उसी के अंडर काम चल रहा है। इनक्रेडिबल इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी उसी के अंडर चलाए जाते हैं। अक्टूबर 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको तीनों इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके जो है वो आईटीडीसी का गठन कर दिया था। और उस टाइम पे कंपनीज एक्ट 1956 था, तो उसी के अंडर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है। अब तो 2013 आ गया है अमेंड होके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ इसको कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। हमने ये देखना है ये कब एस्टैब्लिश किया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक सर्विस को कंडक्ट करवाती है। सोशियो इकोनॉमिक सर्विस को कंडक्ट करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था अगर पूछी जाए इंडिया में, दैट इज एनएसएसओ। कब बनी थी? 1950 में बनी थी, ठीक है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आती है। नेक्स्ट इज हु सजेस्टेड द एस्टैब्लिशिंग एन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमारे पास तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी आईआरडीए, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसके बारे में पढ़ाया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 इसका एक्ट है। देखो जो बैंकिंग रिफॉर्म्स की कमेटी है ना, दैट इज नरसिम्हम कमेटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस की जो रिकमेंडेटरी कमेटी है ना, दैट इज मल्होत्रा कमेटी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट जो है जिसमें आर एन मल्होत्रा उसके चेयरमैन थे, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। 7 जैन 1994 को उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कि हमारा जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमें एक प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश करनी चाहिए। मेन इनका रिकमेंडेशन ये था कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो ताकि वो इंश्योरेंस सेक्टर में अपना पार्टिसिपेशन रखे और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी एस्टैब्लिश करो। इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसका अपना एक्ट पास होता है, मतलब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया जाता, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता, दैट बॉडी इज स्टैट्यूटरी बॉडी। इनका एक्ट कंपनीज एक्ट नहीं होता, इनका अपना एक एक्ट होता। तो इसी तरह से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक्ट बना, दैट वाज आईआरडीए एक्ट, अप्रैल 2000 में इसको पास कर दिया गया। आईआरडीए के जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट आर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में स्टैट्यूटरी बॉडी के है। आईआरडीए के जो है वो आईआरडीए एक्ट जो गवर्न किया जाता है वो न्यू दिल्ली से किया जाता है। आईआरडीए के जो हेडक्वार्टर्स है बाद में शिफ्ट कर दिए गए थे हैदराबाद तेलंगाना में 2001 में। 2000 में ये दिल्ली में ही थे, उसके बाद में शिफ्टिंग की गई थी। नेक्स्ट इज इंडेक्स रेजिडेंस। रेजिडेंस को याद रखना, रेजिडेंस मतलब हाउसिंग, हाउसिंग का इंडेक्स है दैट इज रेजिडेंस। इज एसोसिएटेड विद विच, ये किस चीज के साथ लिंक रखता है? ये लैंड प्राइसेस के साथ लिंक रखता है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड का नाम सुना होगा आपने, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये आरबीआई की सब्सिडरी भी है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक का इनिशिएटिव है, सॉरी नेशनल हाउसिंग बैंक का इनिशिएटिव है। किस चीज के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है? इट इज फॉर द रेजिडेंशियल प्राइसेस इन इंडिया अक्रॉस द सिटीज एंड ओवर द टाइम। पहला जो इन्होंने फर्स्ट रेजिडेंस यानी इंडेक्स ऑफ द रेजिडेंस लॉन्च किया था जुलाई 2007 में। इसमें डाटा था 2001 को बेस कर लिया गया था, 2005 के लिए डाटा था। और सब्सिक्वेंटली रेजिडेंस वाज अपडेटेड कवरिंग 2 more years अप टू दिसंबर 2007। 2001 को बेस ईयर लिया गया, 2005 तक का डाटा लिया गया। 2007 में जब लॉन्चिंग हुई तो इन्होंने 2 इयर्स का डाटा और लिया और 2001 तब तक बेस ईयर ही रहा था। 5 सिटीज थे इसमें जब पायलट स्टडी हुई, बैंगलोर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। अभी इसमें 15 सिटीज कवर की जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है किससे रिलेटेड है? लैंड प्राइसेस से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया हुआ? नेशनल हाउसिंग बैंक ने। Next is National Saving Scheme NSS 1992 has been closed by the government since। कब से इसको जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है? इस स्कीम को 1 नवंबर 2002 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये
इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग एट प्रेजेंट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है व्हाट इज दैट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या ओएनजीसी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, जो इसके सीईओ अभी इस टाइम पे कौन है, मुकेश अंबानी। इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है लेट धीरूभाई अंबानी। कब ये बनाई गई थी, 8 मई 1973 को बनाई गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अभी इंडिया में तो सबसे बड़ा जो गैस प्रोड्यूसर कंपनी है दैट इज इंडस्ट्री है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के अंडर इसको बनाया जाता है, 1951 में फर्स्ट टाइम बना था। ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में कैसे रिलेशंस है। Who was the census commissioner of the census? अब 2011 में जो सेंसस हुआ था हमारे इंडिया में 1921 का, 1911 का, 1921 तक और 2001 से लेके 2011 तक का ऐसा सेंसस था। जब ये दोनों इसलिए याद रखने हैं आप लोगों ने क्योंकि इस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन नोट की गई थी, अदरवाइज हर बार ज्यादा ही आती है पिछले वाले से। डॉक्टर सी चंद्रमौली जी जो हैं वो कमिश्नर थे उस टाइम पे, सेंसस जो हुआ था 2011 में उसके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज सो फार द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स जो है ना वो 2000 से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। सबसे ज्यादा जो लगाए हुए हैं ना वो रिलायंस पावर ने लगाए हैं अभी तक। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट हैज पास द एसबीए अमेंडमेंट बिल, 2010 में पास किया गया था। इसमें ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें स्टेट जो है ना वो 55% से कम करके 51% कर दिया गया था, इसीलिए इस एक्ट को याद रखा जाता है। संसद ने एसबीआई विधेयक 2010 पारित किया था संशोधित करके, तो इसके बाद में इक्विटी का हिस्सा जो है वो 51% कर दिया गया था। ब्लैंक इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम है, हमारे यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, हैवी इंडस्ट्री और वेज गुड्स के बीच में कोई बैलेंस नहीं है, तो दिस इज नॉट द फीचर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। बट हम पॉपुलेशन प्रेशर फेस करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारा पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक आ गया हुआ है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फीड परसेंटेज इन डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है, हमने होलसेल लेवल पे प्राइसेस को स्टडी करना होता है। सबसे पहले ये 10 जनवरी 1942 को पब्लिश किया गया था। सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था, 10 जनवरी 1942 को। उस टाइम पे बेस ईयर लिया गया था 1939, बाद में बेस ईयर बार बार रिवाइज किए गए, 1952 आया, 1961 आया, 1970 आया, 1980 आया, 1993 आया, 2004-5 आया, 2011-12 भी चला। सितंबर 2010 में करंट सीरीज 2004-5 को बेस लेके लॉन्च की गई, अब 2011-12 चल रहा है। आईआईपी के लिए आप बात करो, सीपीआई के लिए आप बात करो, जीडीपी के लिए आप बात करो, तो इन सब के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया 2011-12 ही बेस ईयर लिया जा रहा है। अभी रिकमेंडेशन आ रही है कि 2017-18 को बेस ईयर ले लिया जाए। ये बेस ईयर जो 2011-12 का था ना, वो रिकमेंडेशन जो है वो सौमित्र चौधरी पर्सन है, उनके कहने पे 2011-12 को लिया गया था। हमने ये बताना है सबसे ज्यादा परसेंटेज डब्ल्यूपीआई में किसका, प्राइमरी आर्टिकल्स का, फ्यूल एंड पावर का, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का या फिर स्टील प्रोडक्ट्स का। सबसे ज्यादा है हमारे पास मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का। ये देखना मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन हम स्टडी करते हैं डब्ल्यूपीआई इंडेक्स से। इट इज द मेजर ऑफ एवरेज होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये मैंने आपको सारा बताया हुआ कि डब्ल्यूपीआई की बास्केट है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स है, किस किस का कितना कितना परसेंटेज है उसके बारे में बताया गया है। सो टू कंपाइल हमारे पास ट्रैक किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्स फैक्टरी प्राइस पे देखे जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मंडी प्राइस पे देखे जाते हैं, मिनरल प्रोडक्ट माइंस प्राइसेस के बेसिस पे देखे जाता है। ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है कि हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री प्राइस पे देखते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को मंडी प्राइस पे देखते हैं और मिनरल्स को हम एक्स माइंस प्राइस पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीजेस द सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल लेबर्स। इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो सीपीआई भी इन्फ्लेशन को स्टडी करने के लिए देखा जाता है। सीपीआई में ये देखा जाता है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसमें 4 रहते हैं आइटम्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, रूरल लेबर्स एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। अब इसकी अगर हम बात करें ना तो सीपीआई का जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, लेबर ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ IWAL और RL मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स और रूरल लेबर्स के द्वारा
लेबर ब्यूरो जो है वो इसका इंडेक्स पेश करता है, बट अगर हम अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पेश करती है उसका इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अपना WPI और CPI के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं। CPI जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSSO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। NSSO के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। NSSO इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। WPI जो है ना वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। WPI सिर्फ गुड्स को डील करता है, CPI गुड्स और सर्विसेज दोनों को डील करता है। आइटम जिसमें 697 कवर की जाती है, इसमें 448 रूरल आइटम्स है, 460 अर्बन बास्केट के अंदर आती है। बेस ईयर दोनों के लिए 2011-12, उसके लिए 2012। इंपॉर्टेंट वन इज दिस कि कौन पब्लिश करता है, कौन प्रिपेयर करता है। Next question is based on which of the following is the economic growth in India is measured in the terms of GDP, gross domestic product। करंट पे भी कैलकुलेट होते हैं, कांस्टेंट पे भी कैलकुलेट होते हैं। करंट पे हम लोग मार्केट प्राइस देखते हैं, कांस्टेंट पे हम लोग बेस ईयर की कंपैरिजन में प्राइस देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो हमारा करंट मार्केट प्राइस होता है ना उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस होता है उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। एक होता है डिफ्लेटर, डिफ्लेटर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस प्राइसेस, यानी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं लिखी जाती, रियल जीडीपी में हम लोग एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन को। करंट मार्केट प्राइस पे नॉमिनल होता है, बेस ईयर मार्केट प्राइस पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे हमारा रहता है रियल जीडीपी। क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है, रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो नॉमिनल जीडीपी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को तो नहीं स्टडी कर पाते, बट रियल जीडीपी का अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। सो अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में अगर हमने जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो हम कांस्टेंट प्राइसेस पे देखते हैं, रियल जीडीपी को स्टडी करते हैं। वो इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये एक अच्छा इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, मतलब जीएसटी काउंसिल परिषद का अध्यक्ष कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस टाइम पे कौन होगा? निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी। ये कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको करवाया है। तो जीएसटी काउंसिल जो होती है ना, ये क्या काम करती है? एग्जम्पशन लिस्ट बनाना और टैक्स रेट्स डिसाइड करना, किस तरह से और अच्छी तरह से हम जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, रिफॉर्म को, उसके बारे में डिसीजंस लेना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स या टैक्सेशन मिनिस्टर जो है, जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी वो इसके मेंबर्स बनेंगे। अब वोटिंग राइट्स किस तरह का है? सेंटर का 1/3 है, स्टेट का 2/3। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर द प्लांटेशन क्रॉप्स। क्रॉप्स की प्लांटेशन के लिए रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम जो की अगर हम बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है? देखो बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग टाइम पे आई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च कर रखा है। ये न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स है और ये एस्टेब्लिश की गई थी 1964 में। क्रॉप इंश्योरेंस की अगर हम बात करें ना तो ये याद करना जरूरी है, पहली स्कीम आई थी इंडिविजुअल अप्रोच बेसिस पे 1972 में। पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई जिसको PCIS बोलते हैं 1979 में। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया CCIS 1985 से 1999 में। एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई ECIS 1997-1998 में। ये आप नोट कर लो। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम आया 1999 में। फार्मर इंश्योरेंस स्कीम आई 2003-4 में राबी सीजन के लिए और 2004-5 में खारिफ सीजन के लिए। पायलट स्कीम आई 2000 में, सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी बोला जाता है। रेनफॉल बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम आई 2004 में और वेदर बेस्ड आई 2005 में। आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाली स्कीम याद कर लो 1972। पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज इंपॉर्टेंट, CCIS इज इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल इंपॉर्टेंट है, NAIS इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट डज रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट का मतलब ये है गवर्नमेंट, देखो अब दो है ना, एक है CGST एक है SGST। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको अगर वहां पे टैक्स पड़ता है ना तो CGST प्लस SGST लिखा होता है। तो दोनों गवर्नमेंट्स को किसी भी तरह का लॉस ना हो जीएसटी रेवेन्यू पे, उसके लिए जो बैलेंसिंग रेट बनाया गया ना, कि मतलब ऐसा रेट डिसाइड किया गया जहां पे किसी भी तरह का कलेक्टिव लॉस ना गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट को हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। द रेट एट विच टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट्स एंड सेंट्रल विल रिमेन द सेम as before GST and the tax rate will be the same for center and state. तो A option इसका right answer है, right answer is option number A.
नेक्स्ट इज स्माइल। स्माइल स्कीम की अगर हम लोग बात करें ना, ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सिडबी जो है वो बैंक किसके लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रमोशन के लिए सिडबी बैंक बनाया गया है। सिडबी भी एक तरह का आरबीआई के अंडर ही आता है। स्माइल योजना जो है ना, ये किन लोगों के लिए बनाई गई है, ये बनाई गई है, इट इज लिंक टू प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू एमएसएमई एंटरप्राइजेस अंडर मेक इन इंडिया, या इट इज लिंक टू प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट for women, SC, ST entrepreneurs, and it is scheme to provide the small marginal for allied activities. करेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो एमएसएमई एंटरप्राइजेस को मेक इन इंडिया के अंडर इसमें और ज्यादा प्रमोट किया जाता है, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्माइल स्कीम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म बड़े बार पेपर में पूछी गई है, दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इन एंटरप्राइजेस। फोकस किस चीज के ऊपर है कि जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो विमेन्स या माइनॉरिटी पीपल जो है वो उसके साथ अलाइंड है, इन इस इंस्टीट्यूशंस के साथ, एमएसएमई के साथ, जो काम करते हैं इस चीज के लिए कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अंदर एक और स्कीम आती है, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ द बेगिंग। सो स्टेट गवर्नमेंट्स के हेल्प से, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के हेल्प से, लोकल गवर्नमेंट के हेल्प से इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपने अगर हमारा पहली बार यूट्यूब चैनल, ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला हुआ है, हम उस पर डेली क्विजेस शेयर करते हैं, तो डू ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो। थैंक यू।